हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, ये वीडियो है मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन वीडियो। ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं आप लोगों के बच्चों, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे कि मैम ये मॉक टेस्ट की नंबरिंग फिर से 1 2 क्यों हो गई। पहले मैं मॉक का जो पैटर्न था वो मतलब पेन पेपर बेस वाला दे रही थी, फिर स्टूडेंट्स की डिमांड आई कि मैम प्लीज ऑनलाइन कर दीजिए ताकि हमें आंसर भी पता चल जाए, रैंक भी पता चल जाए। तो ये ऑनलाइन जो मॉक टेस्ट हो रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, मेरे कोर्स के अंदर जिन भी बच्चों ने परचेज कर रखे हैं उन सभी के लिए ये सोल्यूशन वीडियो है मॉक 2 की। ठीक है, आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल रहे और जो भी कंफ्यूजन है वो इस वीडियो के बाद आप लोगों की इस मॉक के थ्रू दूर हो जाए। ठीक है बच्चों, शुरू करती हूँ मैं मेरी आज की वीडियो। बच्चों बने रहिएगा इस वीडियो में और आप लोगों के जो क्वेश्चन गलत हुए हैं वहां यहाँ पर उन चीजों का सोल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, शुरू करती हूँ। बेटा पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, सैलरीज आउटस्टैंडिंग एट द एंड शुड। ठीक है बच्चा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, कई बार ना बच्चे मतलब अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नहीं जाते हैं, कॉन्सेप्ट से देखते हैं। जो मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं ना वो हमारे कॉन्सेप्ट से तो होते ही है, कॉन्सेप्ट लगाकर और ऑप्शन को देखकर तब आंसर करने होते हैं। तो कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है और कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जैसे बेटा ये मोस्टली जो मैं करवा रही हूँ ना ऑनलाइन मॉक टेस्ट में गिवन है ना, वो डिफरेंट स्टेट्स में, HSSC में और मतलब डिफरेंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है तो PYQs माने गए, यानी प्रीवियस ईयर है। तो क्या होता है कई बार बोर्ड तो क्वेश्चन दे देता है, उस टाइम क्वेश्चन को दे देता है कोई भी बोर्ड और फिर बाद में इसको डिलीट कर देता है। तो हमें कई बार नहीं पता चलता ये डिलीटेड क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन मॉक में चला जाता है और उसमें कंफ्यूजिंग होती है। तो मैं बता दूंगी किन किन क्वेश्चन में थोड़ा बहुत जो कंफ्यूज है आप लोगों की दूर हो जाएगी। ठीक है बच्चा, और कई क्वेश्चंस में बेटा एक ह्यूमन एरर हो जाती है, टाइपिंग एरर, वो अलग बात होती है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। ये देखो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं बच्चा। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, पहला कि भाई अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग पहले तो एक प्रोसेस होती है, आप लोगों को पता है। अकाउंट जब अकाउंट्स में हम कुछ लिखते हैं उसी की पूरी प्रोसेस को आपको आती है। ठीक है, अब अकाउंटिंग क्या है, लैंग्वेज है किसकी, बिजनेस की। ठीक है, अब दूसरी लाइन लिख रही है कि अकाउंटिंग प्रोवाइड्स ऑल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ बिजनेसमैन, कि अकाउंटिंग में जो सारी अकाउंटिंग एक सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है जो बिजनेसमैन को चाहिए होती है। अब बेटा ये पूछ रहा है कि अब हम देखेंगे इसके कथन मतलब क्या पूछ रहा है ये। एक मिनट बेटा रुकना, देखो अब हम देखेंगे इनके ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ऑप्शन ए है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ये कैसे देखेंगे, यहां तक तो बच्चे पता चल जाते हैं लेकिन आगे के क्वेश्चन को पढ़ के वो नहीं समझ पाते हैं। देखो ये ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करते हैं मेरे बच्चों, देखो अगर आपसे पूछा गया अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, अगर ये वाला कथन इसी चीज के बारे में है ना, मतलब जो सेकंड कथन है, सेकंड स्टेटमेंट है, वो पहले वाले की तरह ही है, यानी पहले वाले के बारे में ही बता रहा है उसी के कारण को। तो हम ये बोलेंगे हाँ आर ए और आर, पहले तो ये देखेंगे ये क्या ये बात सही है, हाँ जी ये बात सही है, अकाउंटिंग लैंग्वेज है बिजनेस की। ठीक है, फिर ये भी कथन सही है, तो हम देखेंगे दोनों सही है कथन। तो फिर हम देखेंगे कि आर जो ये एक्सप्लेनेशन है क्या इसी के बारे में है, हाँ ये इसी के बारे में, ये भी अकाउंटिंग के बारे में, ये भी। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ए और आर बोथ आर ट्रू और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। कई बार बच्चे ये वाले क्वेश्चन को कर नहीं पाते इसलिए हमने ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म में जो क्रेडिट होगी, जो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर, तो वो किस तरह से जो प्रॉफिट बांटेंगे, किस तरह से चीजें उनमें वो होगी। तो आप लोगों को पता है अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होगी तो कैसे वो चीजें मतलब हैंडल करेंगे, या फिर कैसे उनके बीच में प्रॉफिट का डिवाइडेशन होगा, वो होगा इक्वल प्रोपोर्शन। आप लोगों को ये बात पता है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं आगे। पार्टनरशिप कम्स इनटू एक्सिस्टेंस इनटू थ्रो, कि एक पार्टनरशिप फॉर्म कैसे बनती है। तो आप लोगों को पता है जब एक एग्रीमेंट होता है उनके बीच में, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तब बनती है। तो कह रहा है ऑप्शन में प्रमोशन, इंट्रोडक्शन, नहीं जी नहीं।
फिर आप लोगों का थर्ड ऑप्शन इज कॉन्टेक्ट, ये भी महा इजी क्वेश्चन था। फिर है इसका आंसर हो गया आप लोगों का सी आंसर, ठीक है, ये आता भी होगा बच्चों, मोस्टली बच्चों को, ठीक है। जैसे जैसे मॉक टेस्ट का मतलब मॉक टेस्ट की आगे आगे लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे डिफिकल्टी लेवल भी हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, समझ आ रहा है। अब है आप लोगों का फोर्थ ही था ना वो, हाँ, अब है आप लोगों का फिफ्थ क्वेश्चन, इंटरिम ऑडिट क्या होती है। इंटरिम भी बोलते हैं, कोई इंटरिम भी बोलता है, ठीक है, अपनी अपनी प्रोनाउंसिएशन होती है। देखो इंटरिम ऑडिट क्या होता है बेटा, जब क्या विद इन यानी 2 एनुअल मीटिंग के बीच में बोल देते हैं कई बारी, ठीक है। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज पे जाते हैं, जब साल के मिड में क्या होता है हमारा क्या ऑडिट हो रही होती है, तो उसे बोलते हैं इंटरिम या इंटरिम ऑडिट, ठीक है। अब जाएंगे हम लोग क्या, हाँ, जब 2 एनुअल मीटिंग के मध्य जो कोई भी ऑडिट हो रही है उसे बोलेंगे क्या, इंटरिम ऑडिट। एंड ऑडिट विच इज जनरली कंडक्टेड इन बिटवीन 2 एनुअल ऑडिट्स, ठीक है, जो 2 एनुअल जो ऑडिट है उनके बीच में कोई ऑडिट हो रही है तो उसे बोलेंगे। इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी सही किया होगा और बहुत इजी क्वेश्चन था। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह ये बड़ा पंगा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन MOA मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये क्वेश्चन है आप लोगों का कंपनी लॉ का, ठीक है, कंपनी लॉ का जो आप लोगों का क्लोजेस होते हैं कंपनीज में, कितने क्लोजेस होते हैं बेटा, 6 क्लोजेस होते हैं। इसकी एक ट्रिक है NORCLA, NORCLA, ठीक है, NORCLA, ठीक है। N for name clause, O for object clause, R for registration clause, C for capital clause, L for liability clause और A for association clause, ठीक है। तो मैंने ये NORCLA बता दिया। अब कौन सा नहीं है, तो भाई ये तो कहीं आया ही नहीं, तो ये ही नहीं है। NOR N है, O है और L भी है। NORCLA मैंने ट्रिक बताई थी, तो यही J ही नहीं था हमारी ट्रिक में। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ये है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। देखो ये न्यूमेरिकल है, जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है थोड़ा ध्यान से सुने, और ऐसे क्वेश्चन को छोड़ने का मतलब है आप कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं। देखो फिक्स कॉस्ट है आप लोगों की 2,50,000, वेरिएबल कॉस्ट है 10 पर यूनिट याद रखना है। सेलिंग प्राइस है 15 पर यूनिट और आउटपुट लेवल आपका 75,000। तो आप लोगों को प्रॉफिट निकालना है, ठीक है बच्चा। आप लोगों की टोटल कॉस्ट क्या होती है बच्चा, टोटल कॉस्ट होती है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, राइट। तो फिक्स कॉस्ट कैसे निकली, ये तो दे रखी है आप लोगों की 2,50,000, ठीक है। अब वेरिएबल कॉस्ट 10 पर यूनिट है, 75,000 टोटल है, तो कितने होगी बताओ, 7,50,000 हो गया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आ जाएगी हमारी टोटल कॉस्ट, आ जाएगी हमारी ये वाली, ठीक है, 10 लाख आ गई हमारी, ठीक है। 10 लाख भी नहीं है, एक मिनट, ये जीरो को ना पीछे से काट लो, 1000 में ले लेते हैं, ये तीनों जीरो को काट दो, ठीक है, 1000 में ले लेते हैं, 1000 आ गया आप लोगों का, ठीक है। अब 1000 के पीछे याद रखना 3 जीरो थी, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाए। फिर है आप लोगों का जो सेलिंग प्राइस है, यानी 75 × 15 कितने आए, 11,25, ठीक है, 75 × 15 11,25। इसमें से अपना क्या लेस कर देंगे, 1000 लेस कर देंगे, कितनी बची, एक 125 का प्रॉफिट हो गया। 125 वाला कौन सा आंसर है, 125 वाला ये आंसर है। 3 जीरो लगाने ही थे, मैंने यहाँ 3 जीरो काट दिए थे ना, तो वो 3 जीरो लगा देंगे, ठीक है। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए एक बार जीरो को हटा ले। और इस क्वेश्चन का क्या वो था, क्या मकसद था कि आप लोगों का फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर लेंगे और सेलिंग दिया हुआ है, जितना कॉस्ट में सेलिंग में से कॉस्ट को लेस कर देंगे, वही हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन। चले आगे, देखो वेट करना बेटा, ये है आप लोगों का 8th क्वेश्चन, वो 7th था ना, हाँ ये 8th क्वेश्चन है आप लोगों का। ड्यू टू रिटायरमेंट डेथ ऑफ अ पार्टनर, कि जब पार्टनर की डेथ या रिटायरमेंट हो रही है तो क्या होता है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होती है, पार्टनरशिप फॉर्म होती है। जब एक पार्टनर की डेथ हो जाए तो क्या होती है, या रिटायरमेंट हो जाए, तो पूरी फॉर्म थोड़ी ना बंद होती है। पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी, जो प्रेजेंट पार्टनरशिप डीड चल रही है वो वाली डिसॉल्व हो जाएगी, बट फॉर्म तो चलती रहेगी। तो पार्टनरशिप इज डिसॉल्व्ड, आंसर इज ए, ठीक है। देखो मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगी, टाइम और ज्यादा हो जाएगा और उससे आप लोगों को कोई बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं ज्यादा कर देती हूँ बेटा, 1 मिनट,
सॉरी, ये ना कई बारी, हाँ, अब है नेटवर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, नेटवर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू, देखो बच्चा नेटवर्किंग कैपिटल क्या होती है, देखो जब नेट वर्ड लग गया ना, यानी मैं बताती हूँ ग्रोस इनकम हमेशा ज्यादा होती है और नेट कम होती है, तो कुछ ना कुछ लेस करा होता है, राइट। तो जो वर्किंग कैपिटल है वो होती है आप लोगों की, जो नेट वर्किंग कैपिटल है यानी करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज, तो उसे बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल। अगर यहाँ पे ग्रोस वर्किंग कैपिटल पूछा हो, अगर ग्रोस वर्किंग कैपिटल पूछा हो आप लोगों से, तो क्या करेंगे, सिर्फ करंट लाइबिलिटी को इंक्लूड करते हैं, ठीक है, सिर्फ करंट लाइबिलिटी। तो एक्सेस टोटल करंट, टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी, नहीं जी, टोटल नहीं, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, योर आंसर इज दिस, राइट। समझ आया, ठीक है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज डन एज पर, मैंने बताया था आप लोगों को, देखो अकाउंट्स की जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो डाली हुई है, जिसमें उसमें ट्रिक के माध्यम से आप लोगों को बताया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कोई याद नहीं करवाता, मैंने याद करवाए हुए हैं, और मुझे पता है HSSC हो HPSC उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है आप लोगों का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। जो बच्चे पहली बार मुझे देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि मेरा कोर्स है क्रैश कोर्स, जिसके अंदर मैंने आप लोगों का रिवीजन करवाया है बच्चों, ठीक है, रिवीजन 33 सब्जेक्ट का रिवीजन करवाया है, रिवीजन, ठीक है। और मैंने बेस को लिया है, बेस को लिया है PYQ के हिसाब से करवाया है, जिन बच्चों को डर लगता है और कोई ना कोई सब्जेक्ट छूट गया है, तो मैं कहूंगी अगर आपको मतलब पेपर में जा रहे हैं तो आप एटलीस्ट बेसिक पढ़ के जाएं, ठीक है, ताकि आप लोगों को जो इजी लेवल पे क्वेश्चन उठे वो गलत ना हो। एडवांस लेवल पे जो क्वेश्चन आएंगे उससे कभी भी कंपटीशन नहीं बढ़ता है, जब आप इजी क्वेश्चन गलत करते हो तब कंपटीशन बढ़ता है। तो जो भी मेरे बच्चे चाहते हैं कि क्रैश कोर्स में इनरोल कराएं, तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मेरी ऐप को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में भी, ठीक है। और क्रैश कोर्स वाले बच्चों को ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, ठीक है, ठीक है, क्रैश कोर्स वाले बच्चों को ये मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है। और जो केवल क्रैश कोर्स नहीं लेना चाहते, मॉक लेना चाहते हैं, तो 200 में आप लोग ले सकते हैं। इसके अंदर आपको 10 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे टोटल, अभी आज की डेट तक 4 मॉक टेस्ट डले हुए हैं और 10 आप लोगों के कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जैसे अभी दिखा रही हूं ऐसे के ऐसे मॉक मिलेंगे आप लोगों को, ठीक है। उसमें आप लोगों को पता चल जाता है आपके कितने मार्क्स आए हैं उस हिसाब से, और अपने आप को अपनी तैयारी को जांच सकते हैं। फिर चलती हूं मैं आगे, अकाउंटिंग जो है फिक्स्ड एसेट्स की, वो कौन से सेक्शन में यानी कौन से स्टैंडर्ड में गिवन है, सेक्शन 10 में, राइट। इसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया गया है, प्लांट एंड इक्विपमेंट कर दिया गया है, अकाउंटिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है। तो और प्लांट एंड इक्विपमेंट भी फिक्स्ड एसेट में आते हैं, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 में गिवन है आप लोगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, आप लोग लिख लें, इसकी फुल फॉर्म में बता रही हूं, फेरा मींस फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। और ये किसको रिप्लेस करके, मतलब इसने किसको रिप्लेस किया, इसने कौन से एक्ट को रिप्लेस किया, ठीक है। फेरा की जगह कौन सा आया, ठीक है, तो फेमा आया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, राइट। आप लोगों को याद रखना है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब था फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। ये क्या करता था, रेगुलेट करता था जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते थे ना, फॉरेन दूसरे विदेशी कंट्रियों के साथ लेन देन होता था ना, व्यापार होता था ना, उसको रेगुलेट करता था, कंट्रोल करता था। बट फेमा ने क्या किया, उसको मैनेज करना शुरू करा, ठीक है। समझते हो ना, रेगुलेटरी मतलब पनिशेबल, ये सारी रिस्ट्रिक्शन कुछ ज्यादा थी, लेकिन फेमा ने रिस्ट्रिक्शन कम करके थोड़ी मैनेजमेंट को अपनाया, ठीक है। आप लोगों को फेमा इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है स्टिल, ठीक है। चलते हैं आगे, 12th क्वेश्चन आप लोगों का, ये भी एक न्यूमेरिकल है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ ये 4th टेस्ट है, तो न्यूमेरिकल भी बहुत ज्यादा टफ नहीं डाले गए हैं। जैसे जैसे मॉक टेस्ट का आगे आगे बढ़ते रहेंगे, 5th 6th आगे लेवल बढ़ता रहेगा मॉक टेस्ट का, ठीक है। तो आई होप बेटा आप लोगों के मार्क्स अच्छे आ रहे होंगे, और मार्क्स अच्छे भी नहीं आ रहे ना तो आपको डिमोटिवेट नहीं हो रहा है। मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि मॉक टेस्ट में अगर गंदे मार्क्स आ रहे हैं और आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही है, तो प्लीज डिमोटिवेट ना हो, ये देखे कि कौन से सब्जेक्ट में मेरे मार्क्स नहीं बन रहे और क्यों नहीं बन रहे। क्योंकि पता है क्यों नहीं बनते आप लोगों के मार्क्स, बेटा आप इतना मैटर ढूंढ
तुम तो लास्ट तक मटेरियल ही ढूंढते रहते हो। आप लोग के पास जो अवेलेबल है ना उसको पढ़िए, उसको 10-12 बार पढ़िए, तब जाके आपके मार्क्स आएंगे, राइट। मेरे हिसाब से जो मेरे बच्चे हैं ना वो मुझको फॉलो कर रहे होंगे, और जो फॉलो नहीं करेंगे ना, मैं ये नहीं कहती, देखो स्टूडेंट स्टिल स्टूडेंट ही रहता है टीचर के लिए हमेशा, बट मैं ये कहूंगी बेटा भागना बंद करो किसी भी एक टीचर पे ट्रस्ट करके, और बार बार मटेरियल को पढ़ो। अगर नहीं होता तो खुद से पढ़ो अपना मटेरियल जो बनाया हुआ है या जहां से भी, तो प्लीज। और ना बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका लेवल थोड़ा अप होता है, तो उनको लगता है कि मैम तो बहुत बेसिक बता रही है। बेटा बेसिक इसलिए बता रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सालों बाद पढ़ना शुरू करा है, तो अगर मैं एडवांस लेवल पर लेके जाऊंगी तो उन बच्चों को कैसे समझ आएगा। तो एक टीचर को बेस से हर बच्चों को ध्यान में रखकर चीजें बनानी पड़ती हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, अगर आपको मुझसे बेनिफिट हो रहा है तो थैंक यू वेरी मच, और मुझे लगता है आप लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। अगर आपको नहीं हो रहा है तो आप लोगों के पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म, आप वहां से कुछ सीख सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलती हूँ, देखो 500 शेयर ऑफ 10 ईच, ठीक है, 500 शेयर है 10 एक का, ठीक है, और फॉरफिट किया गया है। फॉरफिट का मतलब जब्त हो गए हैं। किसने पेमेंट नहीं किया, कौन से कॉल मनी का पेमेंट नहीं किया 6 पर शेयर का, ठीक है, 6 पर शेयर का पेमेंट नहीं किया, ठीक है, यानी किया कितने का वो बाद में देखेंगे। आउट ऑफ दिस 300 शेयर वर रीइश्यूड एट 10% डिस्काउंट, द अमाउंट ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। बहुत सारे बच्चों के मैसेज थे और सच में इसके आंसर गलत है। ये बोर्ड का ही क्वेश्चन है, ऑन बोर्ड किसी मतलब किसी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बट ये जो बोर्ड है उसने बाद में डिलीट कर दिया, तो ये हमारे उसमें एमसीक्यू में मतलब मॉक टेस्ट में डल गया क्योंकि हमें पता नहीं था। फिर मैंने देखा जब बच्चों के आए तो ये डिलीटेड क्वेश्चन है, बट इसको सही आंसर क्या है वो मैं अभी बताऊंगी क्योंकि हमारा पर्पस तो यहाँ सोल्यूशन करना है, ठीक है। देखो बच्चा 500 शेयर थे 10 ईच, ठीक है, तो नॉन पेमेंट कितने की है, कॉल मनी 6, तो हमें नॉन पेमेंट से कोई मतलब नहीं है। कितने 6 टोटल 10 थे, 6 का नहीं पेमेंट किया, तो किया कितने का 4 का, ठीक है। 500 शेयर 6 का नहीं किया तो 4 का पेमेंट कर दिया, ठीक है, तो कितने हो गए 2000 रुपए। समझ आई इतनी बात। देखो मैं स्टिल बोल रही हूँ बहुत सारे बच्चे एक्सपर्ट होंगे इसमें, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे जो न्यूमेरिकल से डरते हैं, मैं उनके लिए यहाँ पर हूँ, ठीक है। बच्चे, मुझे ऐसा लगता है एज अ टीचर, एक टीचर वो अच्छा टीचर नहीं होता जो एक इंटेलिजेंट बच्चे को और इंटेलिजेंट बना दे। वो इंटेलिजेंट बच्चा अपनी राह ढूंढ ही लेता है, चाहे कहीं से भी ढूंढे, लेकिन एक अच्छा टीचर वो होता है जो एक नालायक बच्चे को, एक 30% वाले बच्चे को 50 तक ले जाए, 40 तक ले जाए, या फिर 60 तक ले जाए। मुझे ऐसा लगता है एक अच्छा टीचर वो होता है, बिकॉज वही चीज मैं कहूंगी कि इंटेलिजेंट बच्चा अपनी राह खुद ढूंढ लेता है, लेकिन जिसको बोलते हैं ना अंधेरे को एक चिराग चाहिए, मैं उनके लिए आऊं जिनको न्यूमेरिकल से डर लगता है। तो प्लीज नहीं लगेगा बच्चों, समझो थोड़े, मैं बेसिक से समझा रही हूँ, और जो बच्चे एडवांस लेवल के हैं जिन्होंने ये क्वेश्चन कर लिया तो इस वीडियो को यहां से थोड़ा स्किप कर सकते हैं, ठीक है। देखो बच्चों 500 शेयर थे बेटा। फोरफीचर का क्या मतलब होता है हिंदी मीडियम वालों, फोरफीचर का मतलब क्या होता है। देखो बेटा सिंपल सी पहले बात बताती हूं मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों के पापा ने, भाई ने, आपने कभी भी कोई बैंक लोन लिया हो, ठीक है, बैंक लोन लिया, पैसे मतलब एक कार ले आए आप लोग घर में, ठीक है, वो आप लोग एक मान लो 3 लाख की कार थी, 1 लाख पे कर रहा है, बाकी आप ले आए, लेकिन बाकी के पैसे पे नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे बैंक वाले, आप लोगों की कार उठा ले जाएंगे। ऐसे ही जब कंपनी जब शेयर इशू करती है, जितना इशू करा, अगर बंदे ने सही टाइम पे पेमेंट नहीं करी तो उसके जितने पेमेंट करी है ना उसको जब्त कर लेता है, उसी को बोलते हैं फोरफीचर, राइट। तो 500 शेयर वाला बंदा, कोई किसी ने 500 शेयर खरीदे थे किसी कंपनी के, तो वो 10 ईच था, ठीक है, उसमें से उसने 6 रुपए पे नहीं किए, तो जितने पे कर दिए उसने जब्त कर लिए कंपनी ने, सिंपल, जितने पे किए थे उतने जब्त कर लिए। तो 6 नहीं किए तो 4 कर दिए ना, तो 2000 रुपए आ गए कंपनी के पास, ठीक है, उन्होंने जब्त कर लिए उस बंदे के 2000 रुपए, ठीक है, नहीं दिए। आउट ऑफ दिस 300 शेयर, इन 500 में से 300 शेयर ना कंपनी ने आगे बेच दिए 10% डिस्काउंट पर। अब बच्चे ना यहां गलती करते हैं, 10% डिस्काउंट किस पे, 10 का था ना एक शेयर, तो इसी का 10% कितना हो गया भाई, 1 रुपया, ठीक है, 1 रुपये के डिस्काउंट पे, ठीक है, रुपए में 1 रुपए के डिस्काउंट पे, यानी 10 रुपए के शेयर को डिस्काउंट दिया भाई, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, तो 10 रुपए की चीज 9 में बेच दी ना, ठीक है, 9 में बेच दी। और कितने शेयर थे, 300 शेयर, ठीक है, ये आगे देखेंगे। पहले अब पूछ रहा है आगे
ट्रांसफर कैपिटल रिजर्व में क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरफीचर से कितने पैसे आए। भाई जब फॉरफीचर यानी जब उसने जब्त किया था 2000 आए थे, 2000 कितनों पे थे, 500 पे, लेकिन आगे फिर 300 शेयर लिए इन्होंने, तो 2000 थे कितने पे, 2000 फिर फीचर थे 500 शेयर पे फॉरफीचर 2000, एक शेयर पे फॉरफीचर 2000 बटे 500, और अब 300 शेयर पे फॉरफीचर कितने हो गए बेटा, इनटू 300, कट गया 5 चौक 20, 0, कितने हो गए फॉरफीचर, 300 शेयर पर फॉरफीचर 1200 रुपए। समझ आ गया, ठीक है। फॉरफीचर की वैल्यू कितनी होगी, 1200 रुपए 300 शेयर पे, ठीक है, इतनी समझ आई होगी मेरे हिसाब से, ठीक है। 1200 आ गया हमारा। अब 1200, अब जो सीआर में जाते हैं ना, कैपिटल रिजर्व में जाते हैं ना, वो टोटल 12 जो फॉरफीचर का अमाउंट है वो 1200 हो गए। अब 1 रुपए का डिस्काउंट, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया था, तो जो डिस्काउंट की वैल्यू है, यानी कंपनी को डिस्काउंट की वैल्यू भी, तो भाई टोटल फॉरफीचर जब्त किए ना, तो कंपनी को 300 शेयर पर 1200 रुपए प्राप्त हुए, उसमें से डिस्काउंट की माइनस और कर लेंगे, वो बाकी जो बचेगा ना अमाउंट, वो क्या कर देंगे, कैपिटल रिजर्व में चल जाएगा। तो 1 रुपए का डिस्काउंट, 300 शेयर पर कितना डिस्काउंट, 300, ठीक है, 300 डिस्काउंट। अब 1200 में से 300 गया तो 900 आंसर हो जाएगा आप लोगों का कैपिटल रिजर्व, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, फिर से समझाती हूं। जो कंपनी के पास कंपनी ने किसी के पैसे जब्त कर लिए, 500 शेयर उसने खरीदे थे, ठीक है, पेमेंट कर दी थी उसने 4 की, 6 की नहीं करी थी, ठीक है। हमने पेमेंट जितने कर दी ना वही तो जब्त करेंगे, जो करी नहीं तो वो जब्त कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो 2000 रुपए आए थे उसके पास, लेकिन उन पूरे के पूरे 500 रीइश्यू नहीं करे, 300 करे, तो जितने करे उसी के तो देखेंगे भाई फॉरफीचर अमाउंट। 300 शेयर की फॉरफीचर 1200 हो गई, और डिस्काउंट कितना दिया, अब भाई पूरे खर्चे में से सीआर मतलब बोले तो कि उसको कितना बचा, एक तरह से कितना उसने अपने बैंक अकाउंट में ये जब्त करके खर्चा काट के और कितना अपने बचा लिया, मतलब ये समझ लो। तो सीआर मतलब कैपिटल रिजर्व कर लिया, ठीक है, रिजर्व कितना कर लिया ये समझ लो। तो कितना कर लिया, 1200 रुपए उसके पास आए थे, डिस्काउंट देके उसने कितने 300 रुपए और डिस्काउंट दे दिए, तो टोटल 12 में से 300 गए 900 रुपए। 900 आंसर इसमें है ही नहीं, 900 आंसर इसमें है ही नहीं, तो हमारे ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन था वो गलत था अकॉर्डिंग टू बोर्ड, इसका आंसर आएगा 900, राइट। तो ये वाले ऑप्शन सारे ही गलत है, ठीक है। चलें आगे बेटा, इससे आसान मुझे नहीं लगता मैं बता पाऊंगी, मैंने बहुत इजी लैंग्वेज में चीजें करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब है आप लोगों का, ये कौन सा क्वेश्चन था, ये बहुत आगे चला जाता है या बहुत पीछे चला जाता है। देखो, पुटिंग अ राइट मैन इन अ राइट जॉब अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन एबिलिटी, अकॉर्डिंग टू मतलब एक सही बंदे को सही जगह पहुंचाना, सही बंदे को सही जगह पहुंचाना, उसे बोलते हैं स्टाफिंग, ठीक है, उसे बोलते हैं स्टाफिंग। अब स्टाफिंग दिया होगा आप लोगों के ऑप्शन में, ये रहा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा स्टाफिंग। सही बंदे को राइट पर्सन एट राइट प्लेस एट राइट टाइम, तो क्या हो जाएगा, स्टाफिंग, ठीक है। आई होप समझ आया है। अब फिर आगे है, डैश इन मार्केटिंग द सेलर एंगेज इन द मास प्रोडक्शन, मास की बात हो रही है, तो वो क्या बोलेंगे, मास प्रोडक्शन, तो आंसर भी क्या हो जाएगा, मास, ठीक है, आंसर भी सी हो जाएगा, ठीक है, मास मार्केटिंग, राइट। फिर है आप लोगों का आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट्स ट्रेड, कौन कौन सी करती है बेटा, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन, STC, MMTC, और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ये सारी मतलब ट्रेड को प्रमोट करती है, तो ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। अब आपका एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, ठीक है ठीक है, ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी इनकी फुल फॉर्म लिखोगे, फुल फॉर्म अपनी नोटबुक में लिखोगे, ठीक है। अब देखो आगे, मैच द फॉलोइंग, मैच करना है आप लोगों को, आंसर आप लोग देखते रहना, मैं सिर्फ यहां से बता देती हूँ। शेयर होल्डर कौन होते हैं भाई, ओनर होते हैं कंपनी के। शेयर होल्डर कौन होता है, ओनर होता है। डिबेंचर होल्डर कौन होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, एज अ क्रेडिटर। रिडीमेबल डिबेंचर ऐसे होते हैं जो रिडीम किए जाने हैं कुछ सालों बाद, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेड एट द एंड ऑफ डिटरमाइंड पीरियड, ठीक है। बियरर क्या होता है, एक टाइप का डिबेंचर होता है। डिबेंचर कौन सा, जिसके एक बार किसी के पास आ गया ना वो उसी का हो गया,
ठीक है, जो मेयर डिलीवरी सही उसके पास ओनरशिप आ जाए उसे बोलते हैं बियरर। ठीक है, तो ये ट्रांसफर्ड इज डिलीवरी, ट्रांसफर्ड बाय डिवेंचर मेयर डिलीवरी, राइट। याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। When products cannot be easily डिफरेंशिएटेड, ऐसी कौन सी मार्केट होती है जिसमें प्रोडक्ट को इजीली डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता? मार्केट का क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स का, बताओ आप लोग इसका आंसर और क्या मतलब हुआ इस क्वेश्चन का। देखो, ऐसे कौन सी मार्केट थी भाई, एक तरह से जो जिसमें जहां प्रोडक्ट कांट बी इजीली डिफरेंशिएटेड, जहां पे प्रोडक्ट को इजीली डिफरेंशिएटेड नहीं किया जा सकता, तो जहां पर देर इज अ लिटिल रूम फॉर प्राइस वेरिएशन फ्रॉम द कंपटीशन, ये इसका आंसर होगा आप लोगों का सी। जहां पर देखो, कौन सी मोनोपोली मार्केट ऐसी होती है जिसमें है ना प्राइस में अंतर पाया जाता है, प्राइस में अंतर पाया जाता है बट प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं पाया जाता। जैसे एग्जांपल दो मैम, जैसे बेटा मोनोपोली का एग्जांपल है, मान लो बिजली विभाग, ठीक है। अब बिजली तो घर सबके घर सेम आती है ना, किसी के घर ऐसा तो थोड़ी है, किसी के घर लाल, किसी के घर पीली, किसी के घर नीली, है ना, या फिर किसी के घर ज्यादा, किसी के घर कम, है ना, ऐसा तो नहीं होता ना। बिजली सबके घर सेम आती है लेकिन रेट अलग है। अगर किसी कंपनी में बिजली दे रहे हैं तो अलग रेट से, अगर हाउस होल्ड पे बिजली है तो अलग रेट से, समझ रहे हो मेरी बात। लेकिन प्रोडक्ट में डिफरेंशिएट नहीं है, रेट में डिफरेंशिएट है। तो मोनोपोली मार्केट हुई, बट हमसे मार्केट थोड़ी पूछा है, हमसे पूछा है इन्होंने देयर इज अ लिटिल रूम फॉर प्राइस वेरिएशन, जहां पर कीमत में अंतर होता है। ठीक है, प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है बट कीमत में अंतर होता है। ठीक है, मोनोपोली मार्केट होती है। अब बोलेंगे मैम आपने एग्जांपल दिया था परफेक्ट कंपटीशन में भी सब्जी मार्केट का, मैंने याद करने के लिए दिया था, उसमें बहुत सारी चीजें और भी आती हैं। ठीक है, समझ आई, आगे चलें। देखो, द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मायोपिया किसने दिया? मार्केटिंग मायोपिया किसने दिया? थियोडोर लेविट। ठीक है, ये तो ऐसे रट जाना चाहिए कि रात को पूछे मैम तब भी, सोते हुए को तब भी याद हो। द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच फोकस ऑन व्हाट शुड बी, ये कितनी बार आप लोगों की यूट्यूब पर भी डली हुई है वीडियो कि भाई यहां से क्वेश्चन आता है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ना ये बोलते हैं मैम आपने बड़ा छोट में करा दिया। बेटा अगर मेरे मटेरियल को आपको पढ़ के और पीवाईक्यू सोल्व नहीं हो रहे हैं ना तो चीजें खराब है। अगर पीवाईक्यू सोल्व कर पा रहे हो ना तो इट मींस कम मटेरियल में ज्यादा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, मैं बहुत बल्क में मटेरियल नहीं करवाती हूँ, आपसे सीधा सीधा बोल रही हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी वीडियोस कराती हूँ बट एग्जाम ओरिएंटेड करवाती हूँ। मुझे आप लोगों को पीएचडी करवाने का कोई शौक नहीं है। ठीक है, आप लोगों को अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ना है बहुत डीप में तो आप पढ़ सकते हैं और पीएचडी कर सकते हैं। बट अगर आप किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जा रहे हो जहां पर 33 सब्जेक्ट आपके आ रहे हैं तो उनको आप लोगों को सब्जेक्ट्स को शॉर्ट में कवर करना बहुत जरूरी है। और मैं उन्हीं बच्चों के लिए हूं जिनको समझ नहीं आ रहा है, 33 बुक खोल के इधर पागलों की तरह फैले हुए हैं और समझ नहीं आता कौन सा पढ़े, एक पढ़ते तो दूसरा भूल जाते, दूसरा पढ़ते तो तीसरा भूल जाते। तब मैं उनके लिए हूं कि भाई 2-2 घंटे की या 1-1 घंटे की वीडियो देखो और उनको बार बार देखो ताकि आप बेसिक को ना भूलो। ठीक है बच्चों, देखो, और देखो बच्चा, ऐसी कौन सी इकोनॉमिक्स की ब्रांच है जो बताती है व्हाट शुड बी, कि क्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए पे कौन फोकस करता है? फोकस करता है नॉर्मेटिव। और क्या है पे फोकस करता है पॉजिटिव, राइट। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ डिमांड रिमेन्स अनचेंज, अगर डिमांड अनचेंज रहती है, वेदर मे बी प्राइस चेंज इन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखो, मैंने आप लोगों से प्राइस इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से कराया है, प्राइस इलास्टिसिटी बहुत अच्छे से कराया है ना। मांग की लोच बहुत अच्छे से करवाया है। उसी में मैंने आप लोगों को एक बताया था कि एक वो होता है कि कितना भी प्राइस इंक्रीज हो, कितना भी प्राइस डिक्रीज हो, हमारा जो डिमांड का लेवल है वो यही रहता है। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? यहाँ पे E इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कौन सी है? E इज इक्वल टू 0 है यहाँ पे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे नमक है, माचिस है, अगर नमक सस्ता हो गया तो ऐसा तो नहीं है आटे की जगह नमक ही यूज करने लग जाओगे, नहीं। कितना भी प्राइस या फिर प्राइस बढ़ गया तो नमक ही यूज नहीं करोगे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो ऐसी चीजें जिनका प्राइस का इंक्रीज और डिक्रीज होने पर उनकी डिमांड पर कोई ज्यादा फर्क नहीं होता, दैट इज कॉल्ड E इज इक्वल टू 0, राइट। समझ आया, चलते हैं आगे। प्राइमरी, एक मिनट बेटा, ओहो,
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइमरी डेटा कलेक्टेड थ्रू डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू सुटेबल फॉर, ठीक है, जो पर्सनल जो इंटरव्यू होते हैं वो किसके लिए सुटेबल होते हैं, गहन अध्ययन के लिए, जब भी किसी चीज का गहन अध्ययन करना है वो, ठीक है। अब मैं थोड़ा वीडियो को स्पीड बढ़ाती हूँ वरना तो बेटा बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी आप लोगों के, क्वेश्चन कराने की थोड़ी स्पीड बढ़ाती हूँ। देखो द सैम्पलिंग एरर, सैम्पलिंग एरर ये स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। सैम्पलिंग एरर ऐसी कौन सी चीज है जो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी सैम्पलिंग एरर और किस में उल्टा संबंध होता है, कौन, सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग साइज में उल्टा संबंध होता है। सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग साइज में विपरीत संबंध होता है। अगर सैम्पलिंग एरर बढ़ रही है तो सैम्पलिंग साइज कम होगा, यानी सैंपल साइज अगर कम है तो एरर बढ़ेगी, अगर सैंपल साइज ज्यादा है तो एरर कम होगी। मैं एग्जांपल लेती हूं, अगर आपने एक ही चावल, मतलब एक भगोना चावल रखा घर में और बनाने के लिए, अगर आपने एक ही चावल देख के कि पक गया या नहीं, तो आपको लग सकता है कि वो चावल जो देखा था वो पका हुआ हो, बाकी कच्चे हो, ठीक है। तो अगर ज्यादा चावल देखोगे, ज्यादा चावल चेक करोगे तो क्या पता चल जाएगा। तो वही चीज है, वही चीज ध्यान रखना, सैम्पलिंग एरर और सैम्पलिंग साइज का विपरीत संबंध होता है। अगर सैंपल साइज बड़ा है तो सैम्पलिंग एरर कम होगी, अगर सैंपल साइज छोटा है तो एरर ज्यादा होगी, राइट। चलते हैं बेटा आगे। अगर मैं इससे ज्यादा डीप में वीडियो करवाऊंगी तो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है। द टर्म पर्सन इंक्लूड, ये इनकम टैक्स का क्वेश्चन है। पर्सन में कौन कौन सी चीज इंक्लूड होती है ये मैंने इनकम टैक्स में आप लोगों को बताया है, और ये पीवाईक्यू का ही आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये चीजें करवाती हूँ आपको। इंडिविजुअल, हाँ जी, पर्सन में इंक्लूड है। HUF, कंपनी, BOP, ठीक है, ये सारे आप लोगों के पर्सन में इंक्लूड है, ठीक है। फिर है आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। फिर है मैंगो मेला कहाँ लगता है, आप लोगों को पता होगा, हरियाणा वाले बच्चों को, पंचकुला में। आम मेला कहाँ लगता है, पंचकुला में। 25 का आंसर है पंचकुला। फिर है द पार्टनर्स ऑफ रजिस्टर्ड फर्म कैन फाइल अ सूट, एक रजिस्टर्ड जो पंजीकृत फर्म है वो किसके मतलब जो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन है, साझेदारी का रजिस्ट्रेशन है, वो करवाओ चाहे नहीं करवाओ मर्जी है, बट अगर रजिस्ट्रेशन करवाते तो ज्यादा बेनिफिट होता है, ज्यादा फायदे होते हैं, उसी के बारे में ये पूछ रहा है, ठीक है। तो एक पंजीकृत फर्म क्या कर सकती है, फर्म के खिलाफ कर सकती है, हाँ जी कर सकती है, और भागीदारों के भी खिलाफ कर सकती है, और थर्ड पार्टी के खिलाफ भी कर सकती है। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ दीज होगा, और मेरे हिसाब से ऑप्शन में गिवन भी होगा। देखो हाँ जी गिवन है, ऑल ऑफ दीज इज आंसर ऑफ 26th। अब है 27 क्वेश्चन, कंपनीज विच नीड नॉट फ्रेम देयर ओन आर्टिकल एसोसिएशन, ऐसी कौन सी कंपनीज है जिन कंपनीज को अपना अलग से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो वो तो गवर्नमेंट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी, राइट। तो पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिनको अपना आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों को पता है कि कंपनी लॉ का ये टॉपिक है, और कंपनी लॉ में 2 मेन डॉक्यूमेंट होते हैं जो कंपनी को बनाने होते हैं, MOA और AOA, ठीक है। MOA मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, A फॉर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या करती है मेमोरेंडम में, जो मेन चीज जो आउटसाइडर के लिए रूल्स हैं वो बनाए जाते हैं, रूल्स रेगुलेशंस आउटसाइडर्स के लिए, ये सारी चीजें। और इसमें जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव हैं वो इंटरनली लोग मतलब जो कंपनी के अंदर वाले लोग हैं वो कैसे फॉलो करेंगे, कैसे काम करेंगे, क्या ड्यूटीज होगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगी। तो इंटरनल जो रूल्स है वो AOA में लिखे होते हैं। तो कहते हैं कौन सी कंपनीज को बनाना कंपलसरी नहीं होता, तो पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर वाली कंपनी को बनाना कंपलसरी नहीं होता। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम द सोर्सेज फंड इज कॉल्ड, तो ये आप लोगों का मेरे हिसाब से इक्विटी, हाँ अच्छा, द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फ्रॉम ऑल सोर्सेज, सारे सोर्सेज का फंड इकट्ठा हो जाए और फिर उसको क्या बोलेंगे, मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी हो गया, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस भी हो गया, तो उसे बोलेंगे कंपोजिट कॉस्ट। क्या बोलेंगे, कंपोजिट कॉस्ट। और ये क्वेश्चन आपका है कॉस्टिंग का, राइट, ये क्वेश्चन है आप लोगों का कॉस्टिंग का। फिर है आप लोगों की आगे का क्वेश्चन 29th क्वेश्चन, देखते हैं बेटा। नेशनल इनकम डिफरेंस फ्रॉम नेशनल NNP यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्राइस बाय अमाउंट ऑफ, ये कह रहा है कि भाई देखो, ये कह रहा है क्वेश्चन 29, एक मिनट और थोड़ा कर लेती हूँ इसको, और ऊपर कर देती हूँ ताकि ढंग से दिखे। देखो हाँ,
अब देखो, नेट जो नेशनल इनकम है, मैंने बताया था फॉर्मूले के रूप में नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं आप लोगों को, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो कह रहा है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, और एनएनपी एट मार्केट प्राइस में किस चीज का अंतर है। तो मैंने आप लोगों को बताया था आईटी का, इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो ये है आप लोगों का बी ऑप्शन। और ये मैंने आप लोगों को जो मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो वीडियो डाली हुई है उसमें बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है, यहाँ पे बताऊंगी तो क्या हो जाएगा, वीडियो लंबी हो जाएगी। अब है आप लोगों का कैपिटल बस्टिंग इज द मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज, कि किस, तो आप लोगों का जो कैपिटल बस्टिंग में मिनिमम एक्सेप्टेबल रेट ऑफ रिटर्न MARR किस नाम से जानी जाती है, हर्डल रेट, हर्डल रेट के नाम से भी जानी जाती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है बेटा PYQ में, दोबारा भी आ सकता है, प्लीज याद रखना आप लोग इस क्वेश्चन को। अब है आगे ABC 50% शेयर, अगर कोई कंपनी 50% परचेज कर लेती है किसी भी कंपनी का, तो वो क्या कहेंगे, हम कहेंगे ना, मतलब एक कंपनी ने, ये आप लोगों ने देखा होगा मूवीज में, सीरियल्स में, कि एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का एक्वायर कर लिया, तो वही है आप लोगों का इक्विजिशन, एक्वायर कर लिया, इक्विजिशन फॉर्म। आंसर देखते हैं, बाकी ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे। मर्जर नहीं जी, अमलगमेशन नहीं जी, कंसोलिडेशन नहीं जी, एक्विजिशन, राइट। जब कोई अधिकरण कर लेती है यानी जबरन ले लेती है, 75% ले लिया जबरन, अगर कोई अपनी मर्जी से होता है तो ये होता है मर्जर, अमलगमेशन और कंसोलिडेशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे। इकोनॉमिक एफिशिएंसी इंक्लूड, इकोनॉमिक एफिशिएंसी में एलोकेटिव एफिशिएंसी, प्रोडक्टिव डिफरेंसिव, हाँ जी, इकोनॉमिक में सारी चीजें आ जाती है आप लोगों की, चाहे एलोकेटिव एफिशिएंसी हो, चाहे आप लोगों का प्रोडक्टिव हो, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, राइट। फिर चलते हैं आगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब है, सप्लाई ऑफ गुड्स का क्या मतलब है बच्चा, देखो, हाँ, माल की पूर्ति का क्या मतलब है, तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स ऑफर्ड फॉर सेल एट द पर्टिकुलर प्राइस पर यूनिट ऑफ टाइम। ये बहुत इजी क्वेश्चन थे, इसलिए मैं इन पे टाइम भी नहीं दे रही हूँ बेटा, फालतू में वीडियो लंबी करने की कोई वो नहीं है, ठीक है। फिर है आप लोगों का, हाँ, ये क्वेश्चन बेटा हर एग्जाम में देखने को मिलता है, 34वां क्वेश्चन आप लोगों का हर एग्जाम में देखने को मिलता है। प्लीज इस क्वेश्चन को मतलब इंपॉर्टेंट लगाना चाहिए, जिनका सही हुआ है उनको तो वैसे भी याद रहेगा, जिनका गलत हुआ है तो कान खड़े कर लो अपने, और ये क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, PGT लेवल तक पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो, इन केस ऑफ लॉस ड्यू टू थेफ्ट, अगर कोई भी लॉस हुआ है गुड्स का थेफ्ट के कारण, तो वो क्रेडिट कहाँ होगी, गुड्स का हुआ है ना, लॉस ऑफ ड्यू टू थेफ्ट, फायर लग गई, आग लग गई, थेफ्ट हो गई, चोरी हो गई, ठीक है। तो लॉस बाय फायर, ठीक है, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज, टू परचेज, क्योंकि उस सामान को परचेज किया था ना, ऐसे कर लो, ठीक है, तो टू परचेज, तो इसका क्रेडिट पूछा है, तो क्रेडिट पूछा है तो टू परचेज, डेबिट पूछा होता तो वो आ जाता, राइट, ठीक है। आप लोगों का ये क्वेश्चन पूछा जाता है और आप लोगों को याद रखना है बच्चा। फिर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, हाँ, फाइनेंशियल एनालिसिस की कौन सी टेक्निक नहीं है, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैपिटल बस्टिंग है, कैपिटल बस्टिंग नहीं है, सॉरी, देखो आप लोग ऐसे कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिसिस, कौन सी फाइनेंशियल एनालिसिस की टेक्निक नहीं है, पूछिए, नहीं है, एक मिनट रुकना, कौन सी टेक्निक नहीं है, किसकी, फाइनेंशियल एनालिसिस की। तो फाइनेंशियल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं, कंपैरेटिव, हाँ पढ़ते हैं हम लोग, आप लोगों को फंड फ्लो भी पढ़ते हैं और रेशियो भी पढ़ते हैं, क्या नहीं पढ़ते हैं फाइनेंशियल, ये तो आप लोग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट पढ़ते हो ना, तो कैपिटल बस्टिंग इसमें नहीं आएगा, ठीक है। आंसर इज सी, आंसर इज सी, क्योंकि नहीं पूछा है तो आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 36 क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स इज, एक इंटेंजिबल एसेट, ये क्वेश्चन तो बताने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, इंटेंजिबल एसेट्स, तो इसमें जो दिखाई नहीं देती पेटेंट, ठीक है, पेटेंट आंसर हो जाएगा इसका। फिर मार्केटिंग इज अ फंक्शन ऑफ, मार्केटिंग कैसा फंक्शन है, मार्केटिंग किसका फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ठीक है, आप लोगों को थोड़ा याद रखना है। वितरण नहीं, हाँ, प्लानिंग, प्राइसिंग, प्रमोटिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, क्या करते हैं, मार्केटिंग क्या है, एक पूरी प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, प्लानिंग होती है, प्राइसिंग होती है, प्रमोटिंग होता है और डिस्ट्रीब्यूटिंग होती है, ठीक है, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, और आप लोगों को आंसर तो पता भी होगा, ठीक है। फिर है which protocol is commonly used to secure data transmission over the internet,
इसमें ना बेटा ऑप्शन गलत गिवन है, ये मतलब एक तरह से टाइपिंग एरर थी। जो प्रोटोकॉल जो क्या बोलते हैं प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन का है वो, एक मिनट कहाँ गया, एक मिनट बच्चा, हाँ देखो ये जो इसके ऑप्शन है वो गलत है आप लोगों के। सिक्योर डाटा प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन ओवर का ये वाला आंसर नहीं है, ठीक है, ये इसमें से कोई भी आंसर नहीं है। इसका एसएस पता नहीं, मेरे भी दिमाग से निकल गया। इसका आंसर था सर्किट ऐसा कुछ करके है इसका आंसर। अगर आप लोगों को पता है 38 का तो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मेरे दिमाग से निकल गया। बिकॉज बेटा ये टेक्निकल क्वेश्चन है ना, तो टेक्निकल कॉमर्स का पार्ट नहीं है, तो मैंने देख लिया था ये क्वेश्चन और इसका आंसर भी, बट अभी मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया। तो प्लीज 38 का आंसर आप खुद से कर ले, वरना अगली वीडियो में जब भी मैं सोल्यूशन करवाऊंगी किसी का उसमें इंक्लूड कर लूंगी, राइट, ठीक है। जो प्रोटोकॉल होता है वो सर्किट करके कुछ था, मेरा अभी बिल्कुल ब्लैंक है, दिमाग निकल गया दिमाग से, ठीक है। इसके ऑप्शन सारे गलत हैं, इसके ऑप्शन ये सारे गलत है। किसी बच्चे ने मैसेज किया था, थैंक यू करो उस बच्चे को, तब मैंने ये क्वेश्चन देखा था, ठीक है। ये आंसर गलत हो गया, मतलब ये ऑप्शन गलत थे इस क्वेश्चन के, ठीक है, सॉरी। हाउ मेनी वेज यू अरेंज 5 डिफरेंट बॉक्स ऑन अ सेल्फ, ठीक है। देखो मैं इस क्वेश्चन को, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, मैं ज्यादा समझा तो नहीं पाऊंगी, बट स्टिल इसका आंसर आप लोगों को भी पता होगा। फैक्टोरियल निकालना है, ठीक है, आप लोगों का 5 का फैक्टोरियल निकालना है, वो निकालेंगे 120 आंसर आ जाएगा, राइट, ठीक है, ठीक है। कैसे फैक्टोरियल निकालेंगे, ठीक है, 5 का, तो 5 × 4 × 3 × 2 × 1, ये आपको पता होगा फैक्टोरियल निकालते हैं, 1 का 1 ही होएगा, ये कट गया, इन सबको करेंगे इंटू, तो 120 इज योर आंसर, राइट। फिर है इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम आर मोर मार्क्ड इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज इन, ऐसे इन जहां पे अल्प विकसित देशों में आय की असमानताएं अधिक देखी जाती है, वो कौन सा सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर। कौन सा सेक्टर होता है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, और ये आप लोगों का क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी का, ये क्वेश्चन है आप लोगों का इंडियन इकोनॉमी का, ठीक है। मैंने मोस्टली आप लोगों के सारे सिलेबस से क्वेश्चन डालने की कोशिश करी गई है और ऑथेंटिक मॉक लाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों के लिए ये यूजफुल रहे बच्चों। फिर है 41 क्वेश्चन, एट व्हाट टाइम विल बी, ये भी आप लोगों का मैथ्स का क्वेश्चन है, और ये तो सिंपल क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया होगा आई होप। इसमें क्या फॉर्मूला लगना था, व्हाट टाइम, जो मैथ्स में मेरी तरह गोल है उनके लिए है ये, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्या था, अमाउंट निकालना है = P1 प्लस रेट डिवाइडेड बाय 100, ये फॉर्मूला होता है, और ऊपर टाइम, ये फॉर्मूला बेस्ड है, डेट्स वाई मैं करवा रही हूँ, वरना आपके मैथ्स के टीचर करवाते हैं, ठीक है। आप लोगों का अमाउंट कितना है 1000, ठीक है, ये है P प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल कितना गिवन है, एक मिनट रुकना बेटा, ओहो ठीक है, ये है आप लोगों का अमाउंट गिवन है 1331, और प्रिंसिपल है 1000, और आपका 1 प्लस आर यानी रेट कितना गिवन है 10% डिवाइड बाय 100, टाइम ही निकालना है ऊपर टी, ठीक है। इनको करेंगे सोल्व, आप, मेरे पास इतना स्पेस भी नहीं है, ये सोल्व करेंगे 3 ईयर आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। डाटा माइनिंग का क्या मतलब है MIS में, डाटा माइनिंग का क्या मतलब है MIS में, ठीक है, ये आप लोगों का ई कॉमर्स का क्वेश्चन है। डाटा माइनिंग का क्या मतलब है, डाटा माइनिंग का मतलब बहुत सारे डाटा में से कुछ स्पेसिफिक डाटा को ढूंढना, उसे बोलते हैं डाटा माइनिंग। तो उस ऑप्शन के हिसाब से देखो, जब एक्सट्रैक्टिंग वैल्यूएबल इनसाइट फ्रॉम लार्ज डाटा सेट्स, वही तो मैं बता रही हूँ, बहुत सारे डाटा में से कुछ लेना, बड़े डाटा सेट में से बहुल लें, तो इसका फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग जैसे मैं बोल रही हूँ ना, ये बिल्कुल बेसिक से, और बेटा ये PYQs ही है, ऐसे ही क्वेश्चन उठेंगे आप लोगों के, बहुत टिपिकल पेपर नहीं बनने वाला है, राइट, पर वो टिपिकल आपको लगेगा बिकॉज आप लोगों ने बेसिक भी कवर नहीं किया होगा। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एंगल, ये क्वेश्चन से एंगल पढ़ लिया, एंजल, ठीक है, बिजनेस एंजल। मैंने बताया था वेंचर कैपिटल को बिजनेस एंजल भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है बेटा, कि वो स्टार्टअप्स को पैसा देते हैं, उन जिनके पास पैसा नहीं है और दिमाग है, वो ऐसे स्टार्टअप्स पे पैसा लगाते हैं, तो उनके लिए तो एक एंजल टाइप हुए ना वो, तो क्या है
एन इंडिविजुअल हु प्रोवाइड्स कैपिटल फॉर अ बिजनेस स्टार्टअप इन रिटर्न ऑफ चेक ऑफ द कंपनी। ठीक है, स्टार्टअप की बात इसी में आ रही है, बाकी ऑप्शन वैसे ही कट हो गए, देखो ठीक है, बाकी ऑप्शन वैसे ही कट हो गए। मैंने स्टार्टअप की बात करी थी, एंजल जिनको कोई पैसा नहीं देता उनको पैसा देते हैं स्टार्टअप्स को, जो नए काम खोल रहे हैं बच्चे, एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं। ठीक है, और आप लोग भी डेफिनेटली कुछ अच्छा कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। ठीक है, तो वो उनके लिए, आप लोगों के लिए एंजल फंड मिल सकता है। फिर देखो आगे 44 क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट स्कीम्स टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट एंड इंटरेस्ट टू फार्मर्स फॉर द शॉर्ट टर्म क्रॉप्स लोन। शॉर्ट टर्म के लिए पूछा है, याद रखना, ये सारे दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, लेकिन शॉर्ट टर्म यहाँ पे पकड़ने वाली बात सिर्फ शॉर्ट टर्म है। तो शॉर्ट टर्म के लिए जो अपना किसान क्रेडिट कार्ड है ना, वही देता है। अब शॉर्ट टर्म के लिए जो क्रेडिट कार्ड होता है ना नॉर्मल आपका, वो भी कितने टाइम के लिए देता है आप लोगों को, कुछ टाइम तक आप उधार खरीद सकते हैं, फिर एक बाद मतलब क्रेडिट में क्रेडिट कार्ड से खरीदते कुछ टाइम बाद पेमेंट करनी पड़ती है। ऐसे किसान का क्रेडिट कार्ड होता है, वो शॉर्ट टाइम के लिए होता है, बाकी लॉन्ग टाइम के लिए। तो शॉर्ट टाइम के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, यही आप लोगों को याद रखना था इस क्वेश्चन में। फिर आप लोगों का 45 क्वेश्चन, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई, ठीक है, इंप्लीमेंट अ स्कीम कॉल्ड ऐसे टेक्नोलॉजी अपडेशन ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल, एक मिनट बेटा, माइक्रो एंड स्मॉल कहाँ गया, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस इन द कंट्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का CLCSS, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ये भी बस आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, इसमें कोई मैम आपकी हेल्प नहीं कर सकती, ये पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि रटना वाला डाटा है। ठीक है, क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम। ठीक है, What is the minimum number of partnership required in LLP? ये क्वेश्चन तो इतना इजी है सबको। LLP के मिनिमम जो पार्टनर होते हैं वो कितने होते हैं? 2। LLP में जो मिनिमम पार्टनर होते हैं, LLP में जो मिनिमम पार्टनर होते हैं, मिनिमम होते हैं 2, और जो मैक्सिमम होते हैं वो अनलिमिटेड। ये आप लोगों को मैंने बिजनेस लॉ में, आप लोगों की LLP एक्ट है उसके अकॉर्डिंग मैंने पढ़ाया है, और आप लोगों को याद भी होगा। ठीक है, फिर विच सेक्शन ऑफ द जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट कौन सा है वो बताओ मेरे को, बताओ कमेंट सेक्शन में बताओ, नलायको लिखो कमेंट सेक्शन में कौन सा एक्ट है। 2000। ठीक है, कौन सा एक्ट है? 2000 में आया था। ठीक है, इसका कौन सा सेक्शन बताता है? पनिशमेंट की, कोई भी पब्लिश कर दे और ट्रांसमिट कर दे ऐसा डाटा जो नहीं करना चाहिए था, अश्लील। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा रहा है आजकल एग्जाम्स में, इसलिए मैंने ये लिया है कि ऐसे जो क्रिमिनल ऑफेंस है, अश्लील जो सामग्री प्रकाशित कर दे, वो आईटी के कौन से सेक्शन के तहत। आप भी मत करना कोई भी, वरना तो कौन से आईटी के कौन से सेक्शन के तहत? 67। कौन से सेक्शन के तहत सजा मिलेगी? 67 के तहत। आप तो अच्छे बच्चे हो, मुझे पता है। देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के अंदर क्या है, एक मिनट, 2019 स्टैब्लिश फॉर टाइमली एंड इफेक्टिव रिजोल्यूशन ऑफ कंज्यूमर डिस्प्यूट्स। जो डिस्प्यूट्स देता है ना, एक मिनट बेटा, तो बहुत देखो, जो डिस्प्यूट्स को सोल्व करता है वो क्या करता है, कौन सा होता है आप लोगों को पता है? कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। इसका आंसर 4th हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, पता है आप लोगों को। फिर है आप लोगों का आगे, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज नॉट। जो डिविडेंड का रेट है इक्विटी शेयर में वो फिक्स होता है क्या? नहीं, फिक्स नहीं होता है। तो वही चीज पूछा है, इज नोट पूछा है तो क्या नहीं होता? इक्विटी शेयर में जो डिविडेंड होता है वो फिक्स नहीं होता, फ्लेक्सिबल होता है। कभी प्रॉफिट हुआ तो दे दिया, ना हुआ तो नहीं दिया, तो फिक्स नहीं होता है। फिक्स किस में होता है? प्रेफरेंस शेयर्स में, राइट। द क्रेडिट बैलेंस इन द लेजर अकाउंट शोज। जो लेजर अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस होता है वो या तो लाइबिलिटी होता है या रिवेन्यू होता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, तो रिवेन्यू या लाइबिलिटी। जो क्रेडिट बैलेंस होता है वो लेजर का, वो या रिवेन्यू होता है या लाइबिलिटी। इसका आंसर हो जाएगा 4th। फिर है फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट याद रखना, आप लोगों को क्वेश्चन आ सकते हैं डायरेक्ट। फैक्ट्री एक्ट 1948 होता है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो परमिशन लिमिटेड है, वीकली कितना बंदा काम कर सकता है? तो 48 आवर्स, 48 घंटे काम कर सकता है एक वीक में। तो एक दिन में
आप लोग बताओ, फिर अपने अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लोगे, बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, और इसको एक बार हम सोल्व करेंगे रुक के, बिकॉज मेरे बेचारे बहुत सारे बच्चे हैं जो परेशान रहते हैं न्यूमेरिकल से, ठीक है। लेकिन एक बार सीख लिए ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं न्यूमेरिकल सोल्व करने से। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है, बेचे गए माल की कीमत, ठीक है, ये गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है वही रखना है बस, और कुछ नहीं करना। ओपनिंग स्टॉक, इसका फॉर्मूला होता है परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जो गिवन है वही चीज ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। COGS 10,000 गिवन है हमारा, परचेज नहीं गिवन है, परचेज पूछा है, कॉस्ट ऑफ परचेज ही पूछा है, ठीक है, तो परचेज की जगह एक्स रख लेंगे। और ओपनिंग स्टॉक अपना गिवन है 2000, और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो गिवन है 3000 यानी 3000, ठीक है। तो 10,000 एक्स प्लस, ये माइनस का बड़ा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, अरे भाई प्लस माइनस माइनस का 1000 आ जाएगा, ठीक है। एक्स इजिकल टू ये माइनस का 1000 इधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा तो 11,000 इज आंसर। बहुत इजी, बस फॉर्मूला रखना था। और ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के पूछे जाएंगे, बहुत टिपिकल नहीं पूछे जाएंगे। ये है, ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है, ये इंपीरियल फॉर्मूला बोला जाता है कार्ल पियर्सन सर का, ठीक है। ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी का क्वेश्चन है, मीन मीडियन मोड स्टैटिस्टिक्स का। तो इसमें कौन सा करेक्ट पूछा है, करेक्ट, तो आप लोगों को ये तो याद ही होगा वैसे भी, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अगर ये याद नहीं है ना तो इट मीन्स आपने सीरियसली प्रिपरेशन करी ही नहीं है, ठीक है, ये तो आपको याद ही होगा। अब ये डिवाइड में तो कभी आता ही नहीं है, तो ये को आंसर कट, और ये वाला सही है क्योंकि 3 मीन आया है और माइनस मीडियन है, ठीक है, ये वाला सही, समझ आया। अब ये दोनों सही हो गए, तो ये दोनों को सही हो गए, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, ओनली 1 और 2, ठीक है। फिर है मतलब फॉलोइंग जो इनहेरेंट लिमिटेशन क्या है इंटरनल कंट्रोल की, लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन यानी बुराइयां, बेटा एक सेकेंड, बुराई पूछी गई है। असंगत कर्तव्य, आंतरिक नियंत्रण में कौन सी सीमा है, अगर कोई बंदा आंतरिक नियंत्रण करता है तो क्या बुराई है उसमें, लैक ऑफ ऑडिट कमेटी ना जी, लैक ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज, फॉल्टी ह्यूमन जजमेंट। हाँ, अगर इंटरनल कंट्रोल होता है तो हो सकता है फॉल्टी ह्यूमन जजमेंट, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर जाएगा डी, ठीक है। फिर है आप लोगों का आगे, कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट, सब कुछ कंट्रोल करना चाहिए पर किन को नहीं करना चाहिए, आदमियों को। सब कुछ कंट्रोल करो, खर्चों को करो, पैसों को करो, बट आदमियों को कंट्रोल ना करो। तो कंट्रोल इन्वॉल्व्स ऑल बट, नियंत्रण में सभी शामिल है लेकिन कौन, आदमी नहीं है यानी ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो आंसर कहीं गिवन है। हाँ, रिजल्ट मेजर कर सकते हैं, एस्टैब्लिश गोल्स, हाँ इसमें गिवन है। ह्यूमन रिसोर्सेज यानी आंसर ये हो जाएगा, सबको कंट्रोल करो बट ह्यूमन रिसोर्सेज को मत करो, ठीक है। फिर आंसर इज डी, आंसर इज डी, अरे भाई लग जा, ठीक है, आंसर इज डी। फिर है आप लोगों का इंश्योरेबल इंटरेस्ट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पेमेंट ऑफ क्लेम इन, ये कल ही करवाई है इंश्योरेंस की वीडियो, जिन बच्चों ने देख ली होगी उनको ये आंसर आता होगा कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट किस टाइम होना चाहिए। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है बेटा, कि भाई जिसने इंश्योरेंस करवाया है उस बंदे की वो चीज होनी चाहिए, पेमेंट के टाइम भी, जब इंश्योरेंस करवा रहा है तब भी, और जब लास्ट में उसको पेमेंट मिल रही है तब भी। तो कौन से केस में होता है, ये फायर इंश्योरेंस के केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम होना चाहिए, प्रेजेंट एट द टाइम, कॉन्ट्रैक्ट के टाइम भी और पेमेंट के टाइम भी। लाइफ इंश्योरेंस के समय कब होना चाहिए, जब हम प्रीमियम करवा रहे हैं, जब तो होना चाहिए, बाद में हो चाहे ना हो चल जाएगा, ठीक है, जब करवा रहे हैं तब होना चाहिए, इसमें दोनों टाइम होना चाहिए, राइट। चलते हैं आगे। नेशनल इनकम इन व्यूड इन टर्म्स ऑफ, नेशनल इनकम कौन सी, नेशनल इनकम जो निकाली जाती है वो किस हिसाब से, वो आप सभी को पता है, फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, अप्रैल टू मार्च के हिसाब से, अप्रैल टू मार्च के हिसाब से यानी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से। अरे भाई चल जा, ठीक है। अब देखो, इसको पेन को हटाती हूँ तो देखो, बिन कार्ड इज मेंटेन, ये भी बेटा कोस्टिंग का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोर, ये भी आप लोगों को याद रखना है, बिन कार्ड किसके द्वारा बनाया जाता है, स्टोर कीपर या स्टोर लेजर के द्वारा, ये वाली, ठीक है, स्टोर। फिर है आप लोगों का अगला क्वेश्चन,
What factor primarily influence exchange rate in floating exchange rate system? कौन से फैक्टर हैं जो हमारे जो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में इन्फ्लुएंस करते हैं? ये भी आप लोगों का मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है और याद करने का ही है। डिमांड और सप्लाई जो मार्केट की है, जो करेंसीज की, वही डिपेंड करती है जो आप लोगों का फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम है उसको। फिर प्राइमरी कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, यानी प्राइम कॉस्ट में अगर वेरिएबल कॉस्ट जोड़ी गई है, सिर्फ वेरिएबल नॉट फिक्स, तो आप लोगों का मार्जिनल कॉस्ट आंसर हो जाएगा, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट शामिल नहीं होती, बिकॉज मार्जिनल कॉस्ट को ही सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट बोला जाता है। ठीक है, इसमें फिक्स कॉस्ट नहीं आती, तो वेरिएबल कॉस्ट बोला है ना, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट को प्लस किया तो मार्जिनल कॉस्ट आप लोगों का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज, मैं आप थोड़ा स्पीडली जा रही हूँ बिकॉज बेटा बहुत मतलब लंबी हो जाएगी वीडियो। अब द डेप्ट इक्विटी रेशियो इज यूज्ड टू एक्सेस, जो डेप्ट इक्विटी रेशियो आप लोगों को पता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो क्यों निकाला जाता है? सोल्वेंसी को देखने के लिए। सोल्वेंसी मतलब कि कौन कितनी शोधन क्षमता है, यानी कितने टाइम तक बंदों के पास पैसा रहेगा, सोल्व नहीं होएगी, यानी इंसॉल्वेंट नहीं होएगी, कितना दमखम है एक तरह से वो बोल दूं। ठीक है, which is the primary purpose of budgetary control? budgetary कंट्रोल का जो प्राइमरी पर्पज है वो क्या होना चाहिए? मिनिमाइजिंग कॉस्ट। बजट किस लिए बनाते हो? कॉस्ट को बताने के लिए ना, मिनिमाइजिंग प्रॉफिट। हाँ, ये भी करते हैं बट मेन पर्पस ये नहीं होता है। तो मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, कि देख सके बजट किस लिए बनाते हैं हम लोग। तो जनरली हम अपने घर में बजट बनाते हैं कि इतना, तो क्यों बनाते हैं? कॉस्ट को कम करने के लिए ना। ये कई बार तो हम बजट ये थोड़ी ना बनाते हैं कि सिर्फ कॉस्ट को कम करें, बजट इसलिए बनाते हैं ताकि देख रेख कर सके, मॉनिटरिंग कर सके, और अगर ज्यादा हो रही है तो कंट्रोल कर सके। तो मेनली तो मॉनिटरिंग करने के लिए कि कितना पैसा कहाँ जा रहा है उस चीज को लिए। फिर है आप लोगों को अगला क्वेश्चन, Which of the following is a common method of trading in derivatives? Common method trading in derivatives में क्योंकि कॉमन मेथड जो सब यूज करते हैं, तो ओवर द काउंटर ट्रेडिंग, छोटी बड़ी सभी यूज कर सकते हैं। ओवर द काउंटर एक्सचेंज जो होता है आप लोगों का वो होता है। ठीक है, ये भी आप लोगों का कौन सा क्वेश्चन है? फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट का क्वेश्चन है। फंडामेंटल ऑफ, मैं आप लोगों को सब्जेक्ट इसलिए बता रही हूँ ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है वो पढ़ सके अपने उस सब्जेक्ट को। फिर है व्हेन सेलेक्टिंग अ ट्रांसपोर्टेशन मोड, व्हेन व्हाट कंसिडरेशन इज रिलेटेड टू अर्जेंसी ऑफ डिलीवरी। ठीक है, तो परिवहन साधन का चयन करते समय डिलीवरी की तत्कालिकता से कौन सा विचार संबंधित है? तत्कालिकता यानी कितनी जल्दी हो डिलीवरी, तो ये तो स्पीड से रिलेटेड हुआ ना। ना, स्पीड नहीं बेटा। जब आपसे पूछे तो रिलायबिलिटी की तरफ जाना है, इसकी तरफ। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पर रिलायबिलिटी देखो, विश्वसनीयता की तरफ जाना है। कई बार इसका आंसर स्पीड लग सकता है तत्कालिकता को देखते हुए, लेकिन रिलायबिलिटी की तरफ जाना है आप लोगों को। ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। ठीक है, रिलायबिलिटी की तरफ जाना है आप लोगों को। What is the GST Council? What is the role of GST Council? GST implementing GST at the state level? ना जी ना। Determining tax rate and principles, collecting GST revenue, दोनों काम करते हैं, implement भी करते हैं, उसमें state level भी करते हैं, बस ना जी सेंट्रल में भी करते हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता। फिर है डिटरमाइनिंग, चलो ये देखते हैं आगे। कलेक्टिंग जीएसटी रिवेन्यू, कलेक्टिंग जीएसटी, हाँ जी ये करता है। फिर है आप लोगों का ऑडिटिंग बिजनेस ऑफ जीएसटी कंप्लेंट्स, हाँ ये भी करता है मोस्टली। तो लेकिन जीएसटी काउंसिल का क्या मतलब है? जीएसटी करता तो ये भी काम है, लेकिन जीएसटी काउंसिल क्यों है? तो डिटरमाइनिंग जो काउंसिल है वो रेट और प्रिंसिपल डिफाइन करती है। कौन? जीएसटी काउंसिल का मतलब पूछा गया है यहाँ पे। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे, जैसे आप इसमें ना आप लोगों को लगेगा तो यहाँ पे आपकी नॉलेज काम आएगी। काउंसिल के बारे में पूछ रहा है तो डिटरमाइन, कहीं काउंसिल क्या करती है? रेट को डिटरमाइन करती है। तो आप लोगों को जब ऑप्शन के हिसाब से हो सकता है एक या दो ऑप्शन सही लगे, बट आपको प्रेफरेंस की तरफ जाना है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? फिर है हाउ डज द मैनेजमेंट इंश्योर दैट मैनेजमेंट डिसीजन पॉलिसीज प्रोसीजर्स आर इन द लेटर एंड स्प्रिट बाय ऑल कंसर्न्ड। ओके, प्रबंध ये कैसे सुनिश्चित करता है कि प्रबंधन के निर्णयों, नीतियों, प्रक्रियाओं का सभी संबंधित पक्षों द्वारा पालन किया जाए। ओके, इंटरनल ऑडिट, अरेंजिंग इंटरनल ऑडिट, सिस्टम ऑडिट, इंटरनल चेक्स। अच्छा, तो ये इंटरनल चेक के द्वारा क्या किया जाता है? इंटरनली चेक कि सबके द्वारा पॉलिसीज प्रोसीजर्स हैं वो हुआ है या नहीं, तो इंटरनल चेक्स की तरफ जाएंगे। ठीक है, फिर है आप लोगों का आगे का क्वेश्चन, हलसे प्रीमियम प्लान इज, जो हलसे का जो प्रीमियम प्लान है वो किस पे बेस्ड है?
आप लोगों का टाइम के ऊपर बेस्ड है, टाइम टेकन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, टाइम सेव्ड पे नहीं, टाइम टेकन पे बेस्ड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यू शेप? यू शेप का कौन सा नहीं है? 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 ठीक है, यू शेप कौन सा नहीं है? ABC यू शेप का होता है, मैंने बताया था उसमें। FC ऐसे होता है, यू शेप का नहीं होता। तो कौन सा नहीं होता? यही होता है बेटा। इस वाले क्वेश्चन में ना एक ये वाला मेरे को ना अभी थोड़ा डाउट लग रहा है। टाइम टेकन नहीं, टाइम सेव्ड के ऊपर, समय की बचत, क्योंकि हल से बोनस पे है और वो टाइम सेव्ड पे होता है। ठीक है, इसका ना हल से प्लान इज बेस्ड ऑन टाइम सेव्ड आएगा बेटा, टाइम टेकन नहीं आएगा, टाइम सेव्ड आएगा। ठीक है, इसका आंसर टाइम टेकन नहीं आएगा, टाइम सेव्ड आएगा, क्योंकि वो बोनस पे रिलेट करता है और प्रीमियम प्लान है, बेस पे आएगा, टाइम सेव्ड पे आएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ मेरे को, सॉरी फॉर दैट। मेरे अकॉर्डिंग टाइम सेव्ड पे आएगा इसका। ठीक है, बाकी एक बार देख लेना आप लोग भी बेटा। कई बार क्या होता है, ह्यूमन एरर हो जाती है, तो मेरे को भी कंफ्यूजन हो जाती है कई बार क्वेश्चन में, तो आप लोग मेरी हेल्प कर दिया करो थोड़ी सी। ठीक है, देखो, अ कंपनी कैन नॉट इशू रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग। तो कौन से जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जो प्रीमियम, इसका पीरियड जो है 20 ईयर, यानी 20 साल तक रिडीम करवाने चाहिए प्रेफरेंस शेयर। ये आपको पता भी होगा, ये इजी क्वेश्चन है और बार बार पूछा भी गया है। The authority that plays advisory and supportive role in an organization is called। ठीक है, एडवाइजरी और सपोर्टिव रोल कौन करता है? एडवाइजरी और सपोर्टिव रोल स्टाफ अथॉरिटी करती है। क्या करती है? स्टाफ अथॉरिटी, स्टाफ अथॉरिटी। यहाँ पे आपके कॉमर्स के क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। अब इसमें अभी तक के 70 क्वेश्चन में 2 कंफ्यूजन आई है। एक तो वो टाइम सेव्ड वाले में, ठीक है, टाइम सेव्ड वाले में, एक मिनट बेटा, टाइम सेव्ड वाले में, ठीक है, तो टाइम सेव्ड ही आएगा मेरे हिसाब से उसका आंसर। और एक वो टेक्निकल वाला क्वेश्चन है, उसका वो देख लेना। तो यहां तक के क्वेश्चन में ये 2 क्वेश्चन एक बार देख लेना। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग टाइम सेव्ड ही है इसका आंसर, और वो जो टेक्निकल वाला था ना, वो एक बार आंसर देख लेना आप लोग। ठीक है, और मैं अगले मॉक में जब सोल्यूशन करवाऊंगी तब भी बता दूंगी। ठीक है, दोनों का आंसर दोबारा। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से आपके 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के शुरू होते हैं। ठीक है, व्हाट इज अ सेल एड्रेस इन एक्सेल? सेल का एड्रेस क्या होता है? जहां भी रो कॉलम मिलते हैं, कॉम्बिनेशन रो और कॉलम। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया इसलिए डाल दिए था बेटा। ठीक है, रो और कॉलम जहां भी कंबाइन होते हैं उसे ही सेल बोला जाता है एक्सेल में, राइट। फिर है आगे क्वेश्चन आप लोगों का, व्हाट इज अ फिशिंग ईमेल? फिशिंग ईमेल कौन से होते हैं बेटा? जो भी हमारे मतलब पासवर्ड और इन सबको चुराने के लिए जो डाटा होते हैं ना, जो बार बार चीजें भेजी जाती हैं, उसे ही बोलते हैं। एन ईमेल अटेम्प्टिंग टू ट्रिक द रिसिप्टेंट इनटू रिवीलिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को जानने के लिए किए जाते हैं उसे ही बोलते हैं फिशिंग ईमेल। ठीक है, उसे ही बोलते हैं क्या? फिशिंग ईमेल। ठीक है, फिर है उसके बाद, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंप्यूटर BIOS? ठीक है, BIOS, इसको बूट, मतलब जो BIOS का जो उद्देश्य होता है ना, वो एक तरह से बूट होता है ना। बूट की जो प्रोसेस होती है ना, बूट की प्रोसेस क्या होती है? जब अपना जो, एक मिनट, जो बूट प्रोसेस होती है, जैसे ही अपना लैपटॉप या कंप्यूटर स्टार्ट होता है, वो बूट जो प्रोसेस होती है ना, जिसमें अपना क्या, जिसके अंदर अपना हार्डवेयर और OS, ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में जो कनेक्शन, मतलब जो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन हो रहा होता है, उस पूरी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बूट सिस्टम। तो उसी को ही बोला जाता है BIOS। क्या बोला जाता है? BIOS, राइट। ठीक है, ठीक है भाई, बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसी को ही बोला जाता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? टू कंट्रोल स्पीड, ना जीना। टू मैनेज पेरिफेरल डिवाइसेस, ना जीना। एक मिनट देख लेते हैं ऑप्शन। टू स्टोर यूजर डाटा, ना। टू नेचर टू कंप्यूटर हार्डवेयर एंड लोड ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी, ये आंसर हो जाएगा आप लोगों का C। ठीक है, आंसर इज C। फिर एनी इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन पुट इनटू अ कंप्यूटर मेमोरी इज, कोई भी इंफॉर्मेशन पुट की जाती है तो उसे क्या बोलते हैं?
कंप्यूटर की मेमोरी में डाली गई कोई भी जानकारी या निर्देश को माना जाता है, तो क्या माना जाता है बताओ? इनपुट। क्या माना जाता है? इनपुट। क्या माना जाता है? इनपुट। ठीक है, जो भी हमने डाला है इनपुट। अरे भाई चल जा, ठीक है। फिर है आगे, अब ये बड़ा सिस्टम है इसका, वेट करो। विच सॉफ्टवेयर प्रोवाइड्स द इंटरेक्शन बिटवीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो इंटरेक्शन करता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर भाई। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो भी मतलब जो कनेक्शन फिट करता है वो कौन सा होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एमबीपीएस, ये भी बहुत बेसिक क्वेश्चन है। मेगाबिट्स पर सेकेंड, ठीक है, मेगाबिट्स पर सेकेंड। बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये भी पता होगा। द मेन सिस्टम बोर्ड, मदरबोर्ड, बोर्ड का नाम आ गया, मदरबोर्ड होगा, हाँ है मदरबोर्ड, सेकेंड ऑप्शन। द मेन सिस्टम बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड द मदरबोर्ड, ये भी कर लिया होगा। इज नॉट अ वेब ब्राउजर, नहीं है वेब ब्राउजर। गूगल क्रोम, जहां पर वेब ब्राउजर, जहां पर आप कुछ सर्च करते हैं, तो गूगल क्रोम पे तो जाके आप सर्च करते हो ना कुछ भी चीजें, ठीक है। निशु यादव मैम को भी सर्च करते होगे, अरे नहीं, ठीक है। फिर क्या बोलते हैं, फिर मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, हाँ ये भी है जी। फिर है आप लोगों का सफारी, हाँ जी। तो कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो आप जाके काम करते हो, अपनी कोई फाइल बनाते हो, है ना। अभी नहीं बनाते तो आगे जब जॉब मिल जाएगी एचएसएससी में तब बनाओगे, ठीक है। आप लोगों का मेंस क्लियर हो जाएगा बेटा, बस ईमानदारी से मौक देते रहें और अपनी गलतियों को पहचान कर काम करते रहें, ठीक है। What is the shortcut key of new slide in MS Word? MS PowerPoint, न्यू स्लाइड MS PowerPoint में लेने का Ctrl+M होता है, ठीक है। न्यू स्लाइड लेनी है तो Ctrl+M होता है, और न्यू प्रेजेंटेशन लेनी है तो Ctrl+N होता है। तो न्यू स्लाइड के लिए पूछा गया है तो Ctrl+M इज योर आंसर, ठीक है बेटा। मैंने शॉर्ट वीडियो में करवाने की कोशिश करी है, मैं जानती हूँ, फिर भी क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल आए थे ना, मैंने उनको सोल्व करवाया है तो लंबी हो गई होगी वीडियो, ठीक है। पर मैंने इसको बहुत अच्छे से करवाने की कोशिश करी है। 2 क्वेश्चन में डाउट बनाए हैं, 2 में नहीं बल्कि 1 में ही। वो जो टेक्निकल क्वेश्चन है उसको एक बार देख लेना, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है एकदम, अभी भी नहीं याद आया मेरे को, ठीक है। तो वो मतलब बस वो एसटीपी वाला कोई आंसर नहीं था, वो सर्किट से रिलेटेड कोई आंसर है, एक बार उसको सर्च कर लेना और जरूर सर्च कर लेना, क्या पता आपका पेपर में मिल जाए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, ठीक है। और टाइम सेव्ड वाला हाल से प्लान, ये एक बार सर्च कर लेना, मेरा भी थोड़ा वैम मिट जाएगा। अगर आप लोग ना भी करोगे तो नेक्स्ट मॉक में जो सोल्यूशन होगा उनमें ये दोनों क्वेश्चन मैं बता दूंगी। बाकी मैंने ऑथेंटिक अपने हिसाब से सारी चीजें बता दी हैं आप लोगों को। आई होप आप लोगों के लिए ये मॉक यूजफुल रहे होंगे। और एक बार फिर से मेरे नए व्यूअर्स को बता दूं कि मेरा क्रैश कोर्स है और जिसमें मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, आप लोग मेरे बिलीव योरसेल्फ एप्लीकेशन पे जाके ले सकते हैं। और बेटा जिसको रिवीजन करना है, जिसको रिवीजन पर्पज से आए बच्चों, कई बार बच्चों को वहम हो जाता है कि मैं पूरा कोर्स करवा रही हूं और फिर वो मुझे मैसेज करते हैं कि मैम आपने ये नहीं कराया, ये नहीं कराया, ठीक है। तो प्लीज मेरे बच्चों, मैं आप लोगों पे कभी कोई बर्डन नहीं करती हूँ कि हाँ जी ये परचेज करो, ये करो, कभी नहीं करती हूँ। मैं जस्ट आपको बताती हूँ, अगर आपको आपकी खुशी के लगता है आपको रिवीजन की जरूरत है तो आइए। मैं एक चीज की बहुत वीडियो नहीं डाल रही हूँ, एक सब्जेक्ट की 2 या 3 वीडियो डालती हूँ, कई बार तो एक में ही कर देती हूँ। जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो उसको मैं अपने अकॉर्डिंग रिवीजन करवा रही हूँ। मैंने होल सिलेबस नहीं करवाया, जिसको रिवीजन करना है कि मतलब बहुत बल्क सिलेबस पढ़ लिया है बट ये नहीं समझ आ रहा कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसका मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को बार बार कैसे करें बच्चे, वो मैं उनके लिए हूं जिन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा और जिनको अभी मतलब कॉन्फिडेंस नहीं है, जो डूबता हुआ फील कर रहे हैं, मैं उनके लिए हूं। मैं उनके लिए नहीं हूं जिनकी तैयारी बेस्ट हो रही है, तो वो तो जिनकी तैयारी बेस्ट है ना ऑलरेडी, तो वो सिर्फ मॉक टेस्ट लें, वो सिर्फ मॉक टेस्ट लें, ठीक है। वो क्रैश कोर्स की तरफ ना जाएं, ठीक है, क्योंकि उनको लगेगा कि मैम ने तो बस थोड़ा सा ही करवाया। बेटा मैं बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करवा रही हूँ आप लोगों को, रिवीजन पर्पज है मेरा, ठीक है। मॉक टेस्ट ले जिन बच्चों की तैयारी बहुत अच्छे से हो चुकी है, जिन्होंने 6-7 महीने दिए हैं इस तैयारी को, वो बच्चे सिर्फ मॉक टेस्ट ले सकते हैं, वो 200 में अवेलेबल है। और जिन बच्चों को लगता है कि मेरी नैया गई, मुझे कुछ नहीं आता तेरे सब्जेक्ट में, वो ले क्रैश कोर्स मेरा। उसमें आपको जो भी सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पढ़ा है उसमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जो पढ़ा है उसमें इंपॉर्टेंट क्या है ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैंने चीजों को बहुत तहे दिल से इजी करने की और कम टाइम में सिलेबस को कवर करने की कोशिश करी गई है सही में बच्चा। और टिल एग्जाम तक आपकी मेहनत, आपके लिए मेहनत करती रहूंगी मैं, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। अगर और क्रैश कोर्स वाले बच्चों के लिए मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री है, ठीक है। आप लोग मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में,
तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहे, पढ़ते रहे, ठीक है, तभी कुछ बदलेगा बच्चों, नहीं तो नहीं बदलेगा। एग्जाम होगा जरूर, ठीक है, अभी आ जाएगा कुछ टाइम में, पर पढ़ते रहे, ठीक है। आप लोगों का जो ये लंबी जर्नी है ना, यही यूं लगा लो, ये आप लोगों की जो पेशेंस लेवल है ना, वही चीज आपके काम आएगी, ठीक है। मॉक लगाते रहें, और मॉक वाले जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं ना, वो प्लीज डिमोटिवेट ना हो, ये देखे कि कहाँ गलती कर रहा हूँ, कौन से सब्जेक्ट में क्वेश्चन गलत हो रहे हैं मेरे, उसको रिवीजन करिए और फिर से मॉक लगाइए अगला, ठीक है। आप लोगों के 10 मॉक्स आएंगे टोटल, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आएंगे, और जल्दी आने वाले एक हफ्ते तक मैं डाल दूंगी। 4 मॉक आज तक डल चुके हैं, एक दिन छोड़ के एक दिन मॉक आता है, जैसे आज डला है तो कल नहीं आएगा, परसों आएगा मॉक, ऐसे डलता है। 10 टोटल करवाऊंगी, ठीक है। और आप लोगों के हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपको अपने मार्क्स पता चल जाते हैं, सही आंसर तभी पता चल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।